हेलो फ्रेंड्स, क्रैक द कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और आगे भी हमारी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो स्क्रीन में दिखाए गए जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस लेक्चर का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वॉज डिराइव्ड फ्रॉम। अगर आप भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी कि जिसको हम प्रियम्बल कहते हैं, अगर आप प्रियम्बल को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको 3 शब्द दिखाई देंगे, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ये कहां से लिए गए हैं? ये शब्द लिए गए हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 से 1799 के बीच में रिवॉल्यूशन चला गया था और वहां से ये शब्द लिए गए हैं। इसके अलावा आपको हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें कुछ और शब्द दिखाई देंगे, जैसे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ये जो 4 शब्द हमारी संविधान की प्रस्तावना में हैं, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये लिए गए हैं रूस की क्रांति से यानी कि रशियन रिवॉल्यूशन से। और रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में। इसके अलावा हमारे संविधान की प्रस्तावना को केवल एक बार अमेंड किया गया है, एक बार उसका संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके अंतर्गत हमने 3 शब्द जोड़े थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। 3 शब्द हमने इसके अंतर्गत जोड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन भारतीय संविधान की मूल विशेषता नहीं है? सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि जो बेसिक फीचर या संविधान की मूल विशेषता का कॉन्सेप्ट था, ये केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, एक केस सुप्रीम कोर्ट में आया था 1973 में, जिसका नाम था केशवानंद भारती केस के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें यह बताया गया कि कौन कौन से वे सारी विशेषताएं हैं जिनको संसद, जिनके पर संशोधन नहीं कर सकती है, जिनको अमेंड नहीं कर सकती है, क्योंकि वे बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को भी इंक्लूड किया गया, फेडरल गवर्नमेंट को इंक्लूड किया गया और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंक्लूड किया गया। मतलब ये वो चीजें हैं जिनको संसद बदल नहीं सकती, जिन पर संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें जो ऑप्शन है वो है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट हमारे संविधान की मूल विशेषता नहीं है, जबकि ये यूएसए के संविधान की मूल विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर ग्रांटेड? किन संविधान के किन आर्टिकल्स के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं, जो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हैं माइनॉरिटीज को, वो दिए गए हैं? वो दिए गए हैं आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत। आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज के जो भी अल्पसंख्यक समुदाय है उसके हितों की रक्षा का प्रावधान देता है, जबकि आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज को यह अधिकार देता है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को देश में खोल सकते हैं। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मदरसे देश में स्थापित कर सकते हैं, तो उस प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने की स्वतंत्रता उन्हें प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में किस चीज का वर्णन नहीं है? तो अनुच्छेद 19 में 6 चीजों का वर्णन मिलता है। उन 6 चीजों को आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। उस ट्रिक का नाम है EAAMRP। EAAMRP। ई का मतलब है एक्सप्रेशन, मतलब आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप अपने विचारों को रख सकते हैं। ए का मतलब है असेंबली, आप पब्लिक गैदरिंग कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। एसोसिएशन का मतलब है, इस तीसरे ए का मतलब है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब है कि आप कुछ ग्रुप्स बना सकते हैं, जैसे आप देखते हो लेबर एसोसिएशन होती है और बहुत सारे लोग एसोसिएशन बना के रहते हैं ताकि किसी समय भी उनके हितों को अगर सरकार चोट पहुंचाती है तो वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। एम का मतलब होता है मूवमेंट, आप पूरे देश में फ्रीली कहीं भी मूवमेंट कर सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो। आर का मतलब है रेजिडेंस, आप देश के किसी भी कोने में जाके निवास कर सकते हो, इसका अधिकार आपको आर्टिकल 19 से मिलता है। और लास्ट है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब है कि आप किसी भी प्रोफेशन को एक्वायर कर सकते हो, कोई भी कार्य कर सकते हो, इसकी भी आपको स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल 19 के अंदर इन सारी चीजों का वर्णन है। तो इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं मेंशन किया गया है। फ्रीडम ऑफ प्रेस को, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रीडम ऑफ प्रेस, वो इसमें मेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर बिकमिंग सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आपको भारत का नागरिक बनना है तो या तो आपको यहां जन्म लेना पड़ेगा, या आपके पूर्वजों ने यहां जन्म लिया हो, या नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन मतलब आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या सरकार आपको इस काबिल समझती हो, आपके कुछ कार्य ऐसे हों कि सरकार समझती हो कि आपको देश का नागरिक बनाया जा सकता है, तो सरकार नेचुरलाइजेशन यानी कि प्राकृतिकरण की प्रोसेस के द्वारा आपको देश की नागरिकता प्रदान कर सकती है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एक्वायरिंग प्रॉपर्टी। आप केवल संपत्ति लेकर, अगर आपकी इंडिया में प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंडिया के सिटीजन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल राइट्स हैज बीन डिलीटेड बाय द अमेंडमेंट। कौन सा फंडामेंटल राइट है, कौन सा मौलिक अधिकार है जिसको हमने हमारे संविधान ने रिपील कर दिया है या डिलीट कर दिया है? वो है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा रिपील कर दिया गया। अभी वर्तमान में जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये एक लीगल राइट है। लीगल राइट का मतलब ये एक कानूनी अधिकार है, और इसको मेंशन किया गया है 300A पार्ट 12 हमारे संविधान के 12वें पार्ट में आर्टिकल 300A में राइट टू प्रॉपर्टी को मेंशन किया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी को हटाने का कारण यह था कि सरकार को देश के विकास के लिए भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता थी। सरकार जमीन कब्जाना चाहती थी किसानों से, तो बार बार किसान क्या करते थे कि फंडामेंटल राइट हमारा, इसका हनन हो रहा है, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे या कोर्ट पहुंच जाते थे, तो इस वजह से इसे रिपील करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत का संविधान है उसमें 12 शेड्यूल हैं, तो 12वां शेड्यूल ये किस चीज से डील करता है? 12वां शेड्यूल डील करता है आपका म्यूनिसिपैलिटीज के फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है, कि पावर्स, ऑथोरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो म्यूनिसिपैलिटीज के पास हैं, नगर पालिकाओं के पास जो भी शक्तियां हैं, उनके बारे में आपको 12th शेड्यूल में देखने को मिलेगा। और 12th शेड्यूल को हमारे जो संविधान था उसने 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। इसके अलावा जो 11th शेड्यूल है वो पंचायत की पावर और अथॉरिटी से रिलेटेड है, उसे 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा ऐड किया गया। और जो 10th शेड्यूल है उसे हम फेमसली, उसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ, और उसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के द्वारा ऐड किया गया। तो ये 3 एडिशनल चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ स्टेट्स यानी कि यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी, इसके बारे में संविधान में कहां मेंशन किया गया है? तो इसके बारे में संविधान के 14वें पार्ट 2 अध्याय और जो आर्टिकल रिलेटेड है वो है 315 से लेके 323। यूपीएससी और एसपीएससी दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक बॉडीज हैं। इसके अलावा यूपीएससी और जो स्टेट पीएससी होती है, एसपीएससी होती है, इनमें जो ये बॉडीज होती हैं इनमें 11 मेंबर होते हैं। 11 में से 10 जो होते हैं वो मेंबर्स होते हैं और एक चेयरमैन होता है। जो यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं, यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं, उनका जो टेन्योर है वो 6 साल का या 65 वर्ष की आयु का। 6 साल या 65 वर्ष में से जो भी अधिक होता है, जो भी पहले पूरा हो जाएगा, वो यूपीएससी के मेंबर्स का टेन्योर होता है। इसके अलावा एसपीएससी के मेंबर्स का टेन्योर जो है वो 6 इयर्स या फिर 62 इयर्स ऑफ एज, यानी कि या तो 6 साल का टेन्योर पूरा करेंगे, या अगर उनकी पहले ही 62 साल की उम्र पूरी हो गई तो वो रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एंजॉय द रैंक ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द इंडियन यूनियन। इनमें से कौन है जिसके पास एक कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा जिसको प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि संवैधानिक बॉडी नहीं है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसके चेयरमैन देश के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू। जो राज्यसभा है हमारी, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है कि जैसे कैंडिडेट 1 2 3 3 कैंडिडेट अगर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो नहीं जीतेगा, बल्कि इस प्रोसेस में ये होता है कि आपको प्रेफरेंस देनी होती है कि सबसे पहली प्रेफरेंस है कैंडिडेट 1, फिर दूसरे में अगर मैं वोट देना चाहूं तो कैंडिडेट 3,
और अगर मैं तीसरे नंबर में किसी को वोट देना चाहूं तो कैंडिडेट 2। तो इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल सिस्टम या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। पार्लियामेंट्स एक्सपेंडिचर इज कंट्रोल्ड बाय, या कि जो भी पार्लियामेंट एक्सपेंडिचर करती है, सरकार खर्च करती है, उस खर्च के ऊपर जो निगरानी रखने वाली बॉडी का नाम है कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। संविधान में आर्टिकल 148 कैग के बारे में कैग को डिस्क्राइब करता है। 149, 150 और 151 में कैग की फंक्शनिंग के बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी इन इंडिया एक्ट एज अ वॉचडॉग ऑन डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर? भारत के संसद में कौन सी संसदीय समिति है जो वॉचडॉग का काम करती है, मतलब निगरानी का काम करती है खर्चों के ऊपर? जो भी कैग खर्चों की रिपोर्ट तैयार करता है, उस रिपोर्ट को एग्जामिन करने का काम कौन सी संसदीय समिति करती है? तो उसका नाम है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये सबसे पहले 1921 में बनाई गई थी पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसमें 22 मेंबर होते हैं और इसके 15 मेंबर लोकसभा से आते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा से आते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है कि इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। और पब्लिक अकाउंट कमेटी का इलेक्शन हर साल होता है, मतलब हर साल इसके मेंबर बदलते रहते हैं। इसके अलावा कोई भी मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कैन द स्पीकर एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट? स्पीकर कब वोट दे सकता है? जो आपका लोकसभा का स्पीकर होता है वो किस कंडीशन में, उसके पास भी वोटिंग राइट होता है संसद में, तो कब अपना वोट डालता है? जब इक्वलिटी ऑफ वोट्स, जब किसी चीज के फेवर में और अगेंस्ट में बराबर वोट हो जाते हैं। मान लिया कोई बिल पास हो रहा है और उसमें 100 वोट्स आ गए, 100 फेवर में और 100 अगेंस्ट में, तो टाई हो गया। इस केस में उसके पास कास्टिंग वोट होता है। स्पीकर अपना वोट करके किसी एक या तो फेवर में कर सकता है या अगेंस्ट में कर सकता है और उस बिल की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कुर्रम फॉर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। कुर्रम का मतलब होता है कि कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए जॉइंट सिटिंग को कराने के लिए। तो चाहे जॉइंट सिटिंग हो, राज्यसभा की सिटिंग हो या लोकसभा की सिटिंग हो, उसे कराने के लिए संविधान में 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस, इसका प्रोविजन दिया गया है। मतलब जितने भी हाउस में टोटल मेंबर हैं उसका 1/10 प्रेजेंट होंगे संसद में, तभी उसकी कार्रवाई प्रारंभ होगी। इसमें लोकसभा में 55 होने चाहिए, कम से कम 55, और राज्यसभा में कम से कम 25 होने चाहिए। अगर लोकसभा में 55 मेंबर नहीं है तो उसकी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती है, उसकी जो कार्रवाई स्टार्ट नहीं होती। और राज्यसभा में 25 मेंबर होने चाहिए अगर कोई भी कार्रवाई आपको करवानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट? हर साल देश का बजट आता है पूरे साल के लिए, तो उस बजट को बनाने का कार्य किसका होता है? उस बजट को बनाने का कार्य होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। जो आर्थिक मामलों का विभाग है वो उस बजट को बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इश्यूड बाय द कोर्ट इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन? अगर किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत में ले लिया गया है तो कोर्ट कौन सी रिट का इस्तेमाल करती है? मतलब कोर्ट हबीज कॉर्पस नाम की रिट का इस्तेमाल करती है। संविधान में आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 रिट्स दी गई हैं, हबीज कॉर्पस, मेंडामस, सर्टियरी, प्रोविजन और क्योवरेंटो, ये 5 दी गई हैं। और हबीज कॉर्पस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोर्ट को लगता है कि किसी भी इंसान का अवैध उसे हिरासत में लिया गया है या उसका डिटेंशन इलीगल है। तो हबीज कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी। इसका मतलब यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस रिट को इस्तेमाल करती है तो वो पुलिस को यह आदेश देती है, या जिसके लिए भी वो रिट प्रोड्यूस कर रही है उसको ये आदेश देती है कि जिस व्यक्ति का डिटेंशन हुआ है, जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, उसे कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए, उसकी बॉडी को कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए। थैंक यू। इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।